Hello, my dear student. Good morning, everybody. Today again we are with new chapter, and today our topic is verb, and we are going to discuss today on this verb, and this is very important topic for my dear students. So be careful. आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे. आज का टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण आने वाला है. तो आइए चलते हैं हम लोग वर्ब में. व्हाट इज वर्ब? जो हिंदी में आप लोग क्रिया कहते हो. तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड मतलब दैट शोज व्हाट अ पर्सन डू और डज. एक कोई क्या कर रहा है या क्या हुआ है. जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. जैसे रीड, प्ले, सिट, डांस, वॉच, ऐसे बहुत सारे कुछ भी. जैसे आप खुद को एग्जाम्पल के लिए ले लो. जैसे हम लोग सो करके जगते हैं, बहुत सारे काम करते हैं. जैसे सोते हैं, स्लीप हो गया. उसके बाद सोने के बाद जब जगते हैं तो वेक अप, वेक. उसके बाद ब्रश मीन्स ब्रश योर टीथ. यस, ब्रश करते हैं. फिर बात करते हैं. फिर ऐसे अलग अलग जो भी हम लोग काम करते हैं. वॉश, यस, रीड, राइट, कम, गो. सो वॉट एवर a person perform, whatever we do, then that is considered as the verb. Now come to the next part. Verb is divided into two parts. One is auxiliary verb, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो. क्या कह सकते हो? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब either you can call it auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb either you can call it as helping verb, जिसमें आ जाते हैं is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, like this. So these are considered as the auxiliary verb. At first, auxiliary verb means the word that is used just after subject. एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, राम इज गोइंग टू मार्केट. राम इज गोइंग टू मार्केट. गोइंग हुआ है, राम क्या कर रहा है? तो राम जा रहा है. कहाँ जा रहा है? बाजार को जा रहा है. तो मतलब राम ने क्या काम किया? वह जाने का काम किया. राम ने जाने का काम किया. सो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब के पहले. जो आप वर्ब पढ़ रहे हो, मेन वर्ब जो बताता है कुछ हुआ है या किसी ने कुछ किया है, जो बताता है काम, तो वर्ब को बताता है मतलब जाने का काम किया है. राम ने जाने का काम किया है. तो कहाँ जाने का काम किया है? मार्केट को जाने को काम किया है. तो इज जो है उससे जस्ट पहले, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद. बिकॉज राम इज अ सब्जेक्ट. क्योंकि हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हम आपको बता भी दिए हैं कि मतलब ए राम, श्याम, ही, सी, इट, दे, जो भी एक सेंटेंस का जो भी शुरुआत करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं?
सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो सेंटेंस का शुरुआत करते हैं उनको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो गए। तो राम के बाद जस्ट जो वर्ड यूज किया है हम लोगों ने, जिसे यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सिलरी वर्ब। ये सेंटेंस को और भी क्लियरिफाई कर देता है और भी क्लियर मीनिंग दे देता है। और सेंटेंस को और भी, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें मिर्च मसाला ऐड करते हैं फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, तो इस सेंसिबल मीनिंग और सेंटेंस को और डीप एंड सेंसिबल मीनिंग देने में मदद करता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन काम किस डायरेक्शन में, किस समय और कैसे हुआ है। तो दैट्स व्हाई दिस auxiliaries are used, or you can call it auxiliary verb. So Ram is going to market. Ram is going to market. तो गो बता रहा है उसने काम किया है। क्या काम किया है? जाने का काम किया है। तो यहाँ से एक सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो आइए बच्चों, आप जान गए कि मतलब एक सेंटेंस बनने के लिए दो वर्ब का यूज हो रहा है। एक तो, और ऐसे आप कह दिए दे प्लेड हॉकी, दे प्लेड हॉकी। अब फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, सर आपने तो पढ़ाया कुछ और, यहाँ तो कुछ और आ गया। यहाँ कोई एक्जुलरी नहीं है, कोई एक्जुलरी नहीं है। जी हाँ, अगर एक्जुलरी नहीं है फिर भी आपका जो है टेंस बन सकता है, सॉरी सेंटेंस बन सकता है। देखिए दे प्लेड हॉकी, तो ऐसे भी आपको सेंस मिल जाएंगे, क्योंकि आपको इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे ही आपको टेंस पढ़ाया गया, आप देखे होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दो स्ट्रक्चर बनाने के लिए वहाँ कोई एक्जुलरीज का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपका सब्जेक्ट वर्ब 1 रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा, तब भी सेंटेंस बन जाएगा। नहीं तो सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब 5 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तब भी सेंटेंस बन जाएगा। वहीं पे सिंपल पास्ट के लिए इस वर्ब 1 और वर्ब 5 को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, उड़ा दीजिए। सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो V1 और V5 के जगह पे V2 बना देंगे। तो इस दो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, यहाँ इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज्ड नहीं हुआ है। क्या नहीं यूज्ड हुआ है? एक्जुलरीज यूज्ड नहीं हुए हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में देखिए एक्जुलरी वर्ब का बिना यूज किए ही एक सेंटेंस बन जा रहा है। तो ऐसे जब इस सिचुएशन में आते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख करके हम लोग जो है बना सकते हैं, हम लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में यूज हुए हैं और यहाँ सेंटेंस बन जा रहा है, तो उसी तरह से अगर एक्जुलरी वर्ब कभी ना रहे, if there is no auxiliaries, then also we can make sentence. But rather than this, इसके बाद बाकी के स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर्स हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, हर एक जगह कोई ना कोई एक्जुलरीज का यूज हुआ है। जैसे हैज हैव हुआ है, फिर उसके बाद देखिए फ्यूचर में विल हैव शैल हैव हुआ है, विल शैल हुआ है, इजेमार हुआ है, वाजवेर हुआ है, ठीक है, उसके बाद हैड हुआ है। तो ये सारे जो हैं एक्जुलरीज हैं, मस्ट यूज्ड एक्जुलरीज यही हैं जो आपको कंफ्यूजन से दूर करेंगे। तो ये सेट कर लीजिए अपने माइंड में इन सब एक्जुलरीज को। और आपको बता दूं, ये सब एक्जुलरीज का यूज देखिए इजेमआर, इनका यूज प्रेजेंट टेंस के लिए, फिर हैज हैव प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हैज हैव और इजेमआर ये दोनों का यूज देखिए आप पास्ट में तो हुआ ही नहीं, आइदर हुआ है फ्यूचर में
कि तो फ्यूचर में इसका यूज हुआ है, नहीं तो प्रेजेंट में हुआ है। हैड का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही किया जा रहा है। तो पास्ट टेंस में फिर आपका हैव ईजेमार का यूज नहीं हुआ है। तो पास्ट टेंस के लिए वाज वेयर, ऑक्सिलरीज में से वाज वेयर और हैड का ही बस यूज हुआ है। तो आप क्लियर हो जाइए। ईजेएमआर और सिंपल फॉर्म, ईजेएमआर और सिंपल फॉर्म ऑफ हैज हैव, मतलब हैज हैव के साथ विल शैल अटैच नहीं है। अगर विल शैल अटैच नहीं है, सिर्फ हैज और हैव को यूज किया गया है, तो समझ लीजिए वह टेंस जो है प्रेजेंट टेंस है। लेकिन वही हैज हैव में एक और जगह यूज हुआ है फ्यूचर टेंस में। अगर विल शैल अटैच होकर के हैज हैव के साथ आ रहे हैं, जैसे विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो यह जो है फ्यूचर टेंस को बताता है। मतलब हैज हैव के साथ विल शैल जुड़ गए तो ये फ्यूचर टेंस बन जाता है। अगर हैज हैव के साथ कुछ जुड़ा नहीं है तो डायरेक्ट हैज बीन, हैव बीन हो जा रहा है, विल शैल नहीं जुड़ा है तो वह प्रेजेंट टेंस। तो आप इस समझी गए होंगे। इज एम आर हैज हैव सिंपल फॉर्म, मतलब हैज हैव में बीन भी हो सकता है, तो सिंपल फॉर्म में यूज्ड है, मतलब विल शैल नहीं जुड़ा है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हो गए। क्या हो गए? प्रेजेंट टेंस के लिए हो गए। मतलब आप समझ जाइए, इज एम आर, कोई इसमें दिक्कत, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इज एम आर ऐसे ऑक्सिलरीज हैं जिसको प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है। उसके बाद हैज हैव भी प्रेजेंट टेंस में यूज हुए हैं। पास्ट टेंस में सिर्फ हैज हैव के फॉर्म में से हैड को यूज किया गया है, सिर्फ हैड को। तो पास्ट टेंस के लिए क्या है? वाज वेयर और हैड, वाज वेयर और बस हैड। तो अब फ्यूचर टेंस के लिए हैज हैव तो यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस के लिए हैज हैव यूज हुआ है, लेकिन सिंपल फॉर्म में नहीं, उनसे अटैच होकर के, जैसे विल हैव तो यूज हुआ है, लेकिन हैव अकेले नहीं, उसके साथ विल भी है, शैल भी है, शैल हैव, शैल हैव, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। तो अब विल और शैल का यूज तो हुआ है, हैज और हैव का भी यूज हुआ है, तो कहाँ फ्यूचर टेंस में कब हुआ है? जब उनसे पहले विल भी या शैल भी अटैच हैं, तभी आपका विल हैव और शैल हैव का यूज हुआ है, नहीं तो अकेले नहीं। फ्यूचर टेंस में अकेले हैव का यूज नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में जो है हैज हैव का अकेला यूज हुआ है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आज तो ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस बनाने के लिए अब तो इजी हो गया होगा ना। अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब आप समझ ही गए होंगे। मतलब वर्ब जो है एक्शन वर्ड है। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, जो बताता है एक लोग या कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है और आइदर क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो एक्शन वर्ड। अब आइए चलते हैं फिर वर्ब पे, फिर इसी टॉपिक पे। अब जो भी वर्ब है इनके 5 फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स हैं। जैसे देखिए V1, V2, V3, V4, V5। अब ये थोड़ा आप सब कंफ्यूज हो गए हैं, भैया ये क्या है? वर्ब तो पढ़ लिए, एक्शन वर्ड है, जो हम लोग काम करते हैं, जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं वो तो वर्ब हो गया। लेकिन 1 2 3 ये तो मैथ वाला कहाँ से इसमें गणित का आ गया? ये गणित कहाँ से आ गया इंग्लिश में? इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं हम लोग। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वेरी सिंपल।
उसके फॉर्म्स हैं, वर्ब के फॉर्म्स हैं, जैसे स्लीप, स्लीप, स्लीप्ड, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। ये स्लीप ही है, ये भी बताता है, सोने का काम ही बताता है, या ये भी सोने का ही काम बताता है, ये भी सोने का ही काम बताता है, और ये भी सोने का ही काम बताता है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन होने वाला बात यहाँ है कि कैसे और कब, किस तरह से इसको पहचाने, कैसे वही जब स्लीप ही है तो कैसे V5 बन जाता है। पहला फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, क्योंकि इसमें कुछ भी पीछे जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे इस वाले में देखिए ईडी आ गया, इसमें टी आ गया, इसमें आईएनजी आ गया, उसमें यस आ गया। तो ऐसे अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे, नॉर्मल वर्ड्स रहेंगे, तो वह V1 फॉर्म में है। V1 फॉर्म से ये फॉर्म बदल सकते हैं, और V1 फॉर्म से हम इसको V2, V3, V4 बना सकते हैं। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। जैसे V5 बनाने के लिए क्या करना होगा, वही नॉर्मल वर्ब में जो नॉर्मल वर्ब्स रहेंगे उसमें यस, ईएस और आईईएस जब जुड़ करके आएंगे, जो प्लूरल का फॉर्म ले लेंगे, जो प्लूरल जैसे फॉर्म ले लेंगे। लग रहा है आपको प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये बता रहा है वर्ब के फॉर्म्स, और ये V5 हो जाते हैं। तो ऐसे आप वर्ब 5 बना सकते हो। आइए V4 के लिए चलते हैं। आपको इसमें तो सारे बच्चे कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी सिंपल है। सारे वर्ब्स में जब आईएनजी लगा देंगे आप, तो वह जो है कि V4 हो जाता है। और V3 के लिए ईडी और टी, ईडी आइदर टी लग जाता है, तो ईडी डी और टी लग जाएंगे, तो ये वर्ब 3 हो जाएंगे। और वर्ब 2 के लिए यही ईडी और डी, ईडी और डी लग जाएगा, तो वर्ब 2 हो जाएगा। और वर्ब 1 के लिए तो नॉर्मल वर्ड है, ये है। इस तरह से हम लोग इसके फॉर्म्स को पहचान सकते हैं। लेकिन यूजेस से और आसान हो जाता है, उसके यूज से और आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे जब कोई भी वर्ड के पहले अगर एक्जुलरीज आए हैं, और वह कोई और एक्जुलरीज नहीं, बस 5 एक्जुलरी, जैसे विल हैव, शैल हैव, हैड और हैज। हैव, हैज, विल हैव, शैल हैव और हैड हो गए ना 5। क्या है? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अगर ये 5 आ गए हैं और उसके बाद अगर ऐसे कोई ईडी टी जुड़े हुए शब्द आते हैं, तो समझ लीजिए वो क्या है, वह V3 है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए ए वाला फॉर्म लेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, तो इसलिए वह V2 है। तो V2 और V3 में कंफ्यूज नहीं होना है। V3 होने के लिए समझ लीजिए आपको ये 5 पांडव आने चाहिए। ये जब 5 आएंगे, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव, हैड, अगर आ रहा है पहले तो समझ लीजिए वह V3 है वर्ड, नहीं तो वह V2 ही है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है V2 और V3 को लेकर के। V4 में एकदम सिंपल है, बस कोई भी वर्ड, रन है आईएनजी जोड़ दिए, रनिंग, नट बोल्ट लगा करके कस दीजिए, बन गया V4। उसके बाद ईट है, ईट में आईएनजी जोड़ दीजिए, ईटिंग, वह भी V4 बन गया। सो V4। अब यस में प्ले है तो प्लेज कर दिए, रीड है तो रीड्स कर दिए, ईट है तो ईट्स कर दिए,
तो ए हो जाता है V5। इस तरह से आप वर्ब के फॉर्म्स भी समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, DK स्टडी चैनल। तो आपको ऐसे ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, मिस यू गाइज।